बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मीर रजा अली कत्ल केस में कोई बहुत ताकतवर है जो किसी बहुत ताकतवर को, बहुत मजबूत, बहुत पहुंचे हुए को बचाना चाहता है, क्योंकि अब जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, मीडिया के हवाले से, पुलिस के हवाले से, इस खानदान को मिलने वाली चीजों के हवाले से, मामला पहले नजर आ रहा था कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये मिली भगत का मामला है, ये शवाहिद बदल देने का मामला है, ऐसा लग रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल की इस वीडियो में बात करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए और यहां इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया हुआ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई चीज लाइक नहीं करते तो जरूर कमेंट कीजिए। जब आप बेल के आइकॉन पे टैप करेंगे तो ऑल पे टैप जरूर कीजिएगा। अब इस वीडियो के मौजूआत में मीर रजा अली कत्ल केस में बहुत कुछ, बहुत अहम हमारे सामने आ रहा है, उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अंदरूनी झगड़ा बहुत ही वाहियात और गंदा होकर हमारे सामने आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मीडिया के सामने आए और उनकी वीडियो आई और उसमें वो शिकवा करने लगे कि कहां हैं लोग, लोग नहीं आए। और उन्होंने ये कहा कि हमारे अपने एमएनएज, एमपीएज, कैंडिडेट्स वो नहीं आए, सेनेटर्स नहीं आए, और ये लोग क्या करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी ही जमात के लोगों को रगड़ दिया, फिर कहा नाम लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बताऊंगा, और ये कैसे कर सकते हैं, इमरान खान के नाम पर कौम को भी निकलना होगा। सलमान अकरम राजा साहब ये बातें कर रहे थे सोशल मीडिया पर। सलमान अकरम राजा साहब का भी गिरबान पकड़ा जा रहा था कि भाई कुछ करते क्यों नहीं, इतने बड़े ओहदेदार हो, सेक्रेटरी जनरल हो, निकाल बाहर करो उन लोगों को जो गफलत बरतते हैं और सबूत दो कि उन्होंने गफलत बरती है। तो फिर वहां पर हमें तैयारी भी नजर आई, हालांकि कि प्रिजन वैन खड़ी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तकबाल के लिए, तवाज़ो के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए इंतजामात भी नजर आ रहे थे। खौफजदा करना मकसद होता है, वो तमाम तैयारियां मौजूद थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग मौजूद नहीं थे। फिर वहां पर आए जुनैद अकबर साहब, और जुनैद अकबर साहब ने आकर कहा ये कौन सा तरीका है, आप आकर हमारी पगड़ियां उछाल रहे हैं, हमें बेइज्जत कर रहे हैं, और जब आप हमें बेइज्जत कर रहे हैं तो ये भी तो बताइए कि आपने ये कॉल दी कब है। रात 12 बजे के बाद आप एक कॉल दे दें, लोग सोए हुए हैं, और सुबह आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सबके सब मौजूद होंगे, तो कैसे मौजूद होंगे। मिसाल यूसुफजई साहिबा आ गई, और मिसाल यूसुफजई साहिबा ने भी आकर सलमान अकरम राजा साहब की ऐसी की तैसी की। अच्छा, मिसाल यूसुफजई साहिबा, सलमान अकरम राजा साहब, इनके दरमियान तो हमने पहले भी होते हुए देखा है, लेकिन जुनैद अकबर साहब का मामला मुख्तलिफ है। जुनैद अकबर साहब ने भी सलमान अकरम राजा साहब को आज रगड़ दिया, क्योंकि वो उन तमाम लोगों को जो मौजूद नहीं थे रगड़ चुके थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी मसाइल से बहुत बुरी तरह से दो चार है, और सोशल मीडिया इन तमाम को गद्दार करार देता है। ये तमाम एक दूसरे को नाअहल और नॉन सीरियस करार देते हैं, और इस तमाम सूरत हाल में अगर कोई एक नुकसान उठा रहा है तो वो अडयाला जेल में बैठा हुआ इमरान खान है, कोट लखपत जेल में बैठे हुए असीरान हैं, और उन पर ये जमात जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है, जिसके पास सबसे ज्यादा मैंडेट है, ये जमात कुछ नहीं कर पा रही। तो इस जमात पे भी हैरानी है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, क्या करना है क्लैरिटी नहीं है, या फिर विल ही नहीं है। क्योंकि कहीं से इन लोगों को अगर भप किया जाता है, डराया जाता है, किया जाता है, तो ये होके भप होके चुप करके बैठ जाते हैं अच्छे बच्चे बन के, और यही इनके साथ होता है। आप देखिए कि एक और चीज हमारे सामने आई। फरीहा इदरीस साहिबा ने, जो सुहेल आफरीदी साहब की सहाफियों से मुलाकात थी, उस मुलाकात में मौजूद थी, उन्होंने उस मुलाकात के हवाले से ट्वीट किया, और ट्वीट करके फरीहा इदरीस साहिबा ने जो चीजें बताई, उन चीजों को बताते हुए फरीहा इदरीस साहिबा ने एक हिस्से में लिखा ऑन इमरान खान रिलीज के सुहेल आफरीदी से क्या बातें हुई। एक लंबे चौड़े ट्वीट में उन्होंने लिखा, तो उन्होंने लिखा कि व्हेन आस्क्ड इफ हिज मैंडेट was to secure the release of PTI founder इमरान खान, आपका मैंडेट यह है कि आप इमरान खान को रिहा करवाएंगे। सीएम आफरीदी said, I was not given a mandate to release इमरान खान, मुझे इमरान खान की रिहाई का मैंडेट नहीं मिला। फरीहा इदरीस साहिबा के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने यह कहा। सुहेल आफरीदी ने कहा फरीहा इदरीस साहिबा के मुताबिक, माई मैंडेट वॉज टू डिलीवर फॉर माई प्रोविंस,
میرا مینڈیٹ میرے صوبے کے لیے ڈیلیور کرنا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو تو ہم نے ڈے ون سے سنا کہ ہمیں ملک بھر میں لوگوں نے مینڈیٹ دیا عمران خان کو رہا کرانے کا، کیونکہ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان کو سسٹم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے قید ہیں، اور ہم عمران خان کو رہا کروائیں گے، ہمیں اس بات کا مینڈیٹ ملا ہے۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے بقول فریہ ادریس صاحبہ کی جو بات کی، وہ بات تو یہ ثابت کرتی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب یہ کہہ چکے کہ مجھے مینڈیٹ اس بات کا نہیں ملا۔ اس پر فیصل فرید چودھری صاحب نے، فواد چودھری صاحب کے بھائی، انہوں نے جو سوال کیا، میری تو پنجابی بھی کمزور ہے اور اردو کا بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ چونکہ جو جملہ ہے وہ ہم سب کو پنجابی میں سمجھ میں آتا ہے، تو وہ جملہ یہ لکھا ہوا یہ والا، یہ میں پڑھ نہیں سکتا، تو فیصل فرید چودھری صاحب نے یہ جملہ لکھا سہیل آفریدی صاحب کے لیے کہ بھائی پھر آہو۔ تو یہ انہوں نے پوچھا۔ فریہ ادریس صاحبہ آگے لکھتی ہے، pressed further on whether that meant the release was not the focus, he responded vehemently that Imran Khan himself had never asked for his release to be the sole focus۔ عمران خان نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میری رہائی پہ مکمل فوکس کرنا۔ اور پھر this is what the workers and the public want۔ ورکر چاہتے ہیں، عوام چاہتے ہیں، for Khan the focus is the rule of law۔ تو فوکس رول آف لا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے یہ بات کی۔ اب اس کی تشریح میں جایا جائے گا کہ جناب اگر رول آف لا ہوگا تو عدالتیں کام کر رہی ہوں گی، سسٹم کام کر رہا ہوگا، مینڈیٹ چوری نہیں ہوگا، ظلم نہیں کیا جائے گا، لوگوں سے ان کے حقوق نہیں چھینے جائیں گے، تو پھر تو سب کچھ آسان ہے۔ یہ اس کی تشریح میں جایا جائے گا ممکنہ طور پر۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے مینٹین کرتی آئی ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ہمارا مینڈیٹ ہے۔ اب آ جائیے میر رضا علی کے معاملے پر۔ میر رضا علی کے معاملے میں تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وہ گیسٹ ہاؤس جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا تھا، خاص طور پر میر رضا علی کے والد نے، جبران ناصر نے، کچھ لوگوں نے اس گیسٹ ہاؤس پر، سوشل میڈیا نے اس گیسٹ ہاؤس پر بڑا فوکس کیا، اور ساتھ میں وہاں جو ایک ریسٹورنٹ ہے ایلے لاؤنج، اس پر بڑا فوکس کیا کہ یہ کن کا ہے، ان سے لینا دینا کس کا ہے، میر رضا علی اپنے گھر سے اتنا دور یہاں کیوں آیا تھا، بہت سے سوالوں کے جواب سامنے آنے چاہیے۔ یہ تمام باتیں ہو رہی تھی، اور ان تمام باتوں کے درمیان میں وہ گیسٹ ہاؤس سیل کر دیا گیا ہے۔ وہاں سے 6 افراد حراست میں لے لیے گئے ہیں، اور میر رضا علی کے والد نے یہ بتایا تھا کہ جب وہ اس گیسٹ ہاؤس بھی گئے تو اس گیسٹ ہاؤس کے لوگوں نے، وہاں پر موجود افراد نے بڑا برا رویہ دکھایا۔ یعنی ایک ایسا شخص جو اپنے بیٹے کی لاش اور اس بارے میں چیزیں پتہ کرنے آیا ہے، وہ اگر آس پاس سے کچھ معلومات حاصل کر رہا ہے تو لوگ بڑے کنسرن ہوتے ہیں۔ یہ میں نے خود دیکھا اطہر کے مرڈر کے بعد، یہاں KDA چورنگی کے پاس جو اپارٹمنٹس ہیں، وہاں چوکیدار، باقی لوگ جن کے گھر کی CCTV فوٹیج تھی، وہ تمام لوگ جس سے میں نے پوچھا تو بڑا تعاون کیا، لوگ باہر نکل آئے، لوگ ساتھ کھڑے ہوئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تو لوگ یہ کرتے ہیں، ایک انسان، ایک زندہ جیتا جاگتا انسان چلا گیا ہے۔ میر رضا علی کے والد نے کہا کہ ان کا رویہ بڑا برا تھا، گیسٹ ہاؤس سیل کر دیا گیا ہے، 6 افراد وہاں سے حراست میں لے لیے گئے ہیں۔ ایک کار کی بات ہو رہی تھی، اس میں آنے والے 4 افراد حراست میں لے لیے گئے ہیں۔ اور یہاں پر جو ریسٹ ہاؤس ہے، یہاں پر جو ریسٹورنٹ ہے، معاف کیجیے گا، ریسٹورنٹ، اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ریسٹورنٹ جو ہے وہ ایک بہت طاقتور شخصیت کا ہے۔ اس شخصیت کا سندھ کی حکمران جماعت سے اور اس کے بڑوں سے کچھ تعلق بتایا جاتا ہے، انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑے بڑے طاقتور گھرانوں کے بچے وہاں آتے ہیں۔ وہاں بظاہر ریسٹورنٹ ہے، اور اس کے بعد وہاں کچھ اور بھی ہوتا ہے جو اندھیروں میں کالے کرتوت ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں پر انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں تھیں، وہ بھی سیل ہو گیا ہے۔ اسے اس سے جڑا معاملہ قرار دیا جا رہا تھا، لیکن اس کا معاملہ کسی اور جرم سے منسلک ہے، اب یہ پتہ چل رہا ہے۔ اس تمام معاملے میں جوڈیشل کمیشن بنا، جو سندھ حکومت نے اعلان کیا، اس اعلان کو میر رضا علی کے والد نے اور وکیل جبران ناصر نے مسترد کر دیا ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نئی جو تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی ہے، ہم اس ٹیم کے معاملے تک مطمئن ہیں، وہی کام کرے۔ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو میں آپ دیکھیے کہ میر رضا علی کے والد یہ بتا رہے ہیں کہ ایک عدد ویڈیو ہے ان کے پاس، اور وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، حلیم عادل شیخ کو ساتھ بٹھا کے دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی یہ چاہتا ہوں کہ پولیس کیا کر رہی ہے، دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں چیزیں سامنے لاؤں گا۔ میری اس ویڈیو کے حوالے سے کچھ معلومات یہ ہیں، کیونکہ حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی ہمت نہیں تھی کہ دیکھ پائیں، وہ باپ بھی اپنے بیٹی کی وہ ویڈیو دوبارہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، اس کے پاس محفوظ ہے۔
उस वीडियो में नजर ये आ रहा है कि बेटे के जिस्म से खून बह रहा है, ठीक ठाक खून बह रहा है। वो जो दावा था कि लाश इतने वक्त के बाद मिली कि डिकम्पोजिशन के अमल से गुजर रही थी, जमीन ने खून चूस लिया था, वहां कुछ खास खून वगैरह नहीं था, तो वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना तो साबित हो चुका, झूठ बोलना साबित हो चुका। पुलिस की क्रिमिनल नेग्लिजेंस से बढ़कर बात शायद पुलिस वाले मिली भगत में हैं, यहां तक पहुंच चुकी। क्यों? क्योंकि अब जो मैं आपको गुफ्तगू सुनवा रहा हूं, ये शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम की गुफ्तगू है। शाहजेब खानजादा जिन्होंने टेलीविजन पर इस मामले को सबसे ज्यादा उठाया, तो शाहजेब खानजादा को एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने धमकी दी है और कहा है कि इस मामले को तुम कत्ल साबित करने पर तुले हुए हो, तुम्हारे करियर के लिए खतरनाक होगा। यह बात शाहजेब खानजादा से की गई है। शहजाद इकबाल ने जिया लंजार से यह भी पूछा। शाहजेब खानजादा एक क्रेडिबल सहाफी है, एक सीनियर पुलिस अफसर ने उनसे यह कहा कि आपका कैरियर दागदार हो जाएगा अगर आप इसको एक मर्डर की तरफ लेके जाएंगे। आपको मैं मशवरा देता हूं कि आप इसको रहने दें, क्योंकि इससे आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी साख मुतासिर होगी। तो ये तमाम चीजें अगर हो रही हैं तो पुलिस किसको बचा रही है? कोई है जिसको पुलिस बचा रही है, कोई है जो बहुत ताकतवर है। क्योंकि आप इस केस में सबसे पहले इदारे, और अब जब मैं कहता हूं इदारे तो मेरी मुराद फिर पुलिस नहीं है, इदारे हैं। इदारे आए बीच में और आकर देखें इस मामले को। और मैं ये नहीं कह रहा कि फौज बीच में आ जाए, इस मामले में कुछ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएं, कुछ बनाएं और चेक करें कि वो जो पहली पूरी तफ्तीश थी, मुजरिमाना तफ्तीश, आपने इसको खुदकुशी साबित किया, आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत बताई और इतना तशद्दुद हुआ कि हड्डियां टूटी हुई हैं, नाक की हड्डी 2 से 3 जगह से टूटी हुई है, चेहरे पर जख्म के निशान हैं, खोपड़ी की हड्डी टूटी हुई है, जगह जगह नील के निशान हैं। यह सब कुछ अगर मौजूद है तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप बताएं कि कुछ नहीं है। बाकायदा तौर पर अब यह भी साबित हो गया, जो उसके बाप ने वहां जाकर उस जगह पर मौजूद लोगों से बात की थी और वो लोग भी रो रहे थे कि हां, जिस्म को तेजाब से जलाने की कोशिश की गई, तो वो तेजाब से जलाना, उस मौके पर मुजाहिमत होना, हाथों पर भी तेजाब के असरात, ये सब कुछ अगर साबित हो रहा है तो वो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिन्होंने खराब की है उन लोगों से पूछें कैसे कर सकते हैं, वो किसके कहने पर किया उन्होंने ये सब कुछ। क्योंकि इतनी ऑब्वियस चीजें जो फौरी तौर पर सामने आ गई, कब्र से लाश निकालने कई दिन के बाद लाश निकालकर सामने आ गई, वो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं सामने आई? तो ये बहुत बड़ा मामला है। ये तमाम चीजें, तमाम की तमाम चीजें जो है वो तफ्तीश की जाए तो सामने आ जाएंगी। होना चाहिए, हमारे सामने सच आना चाहिए। एक नौजवान का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसके बाद अब मुल्क में सबसे तगड़े और सबसे मजबूत एंकर को, या सबसे मजबूत एंकर्स में से एक, उससे अगर ये धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं होगा, तो ये मामला कितना बड़ा है आप खुद अंदाजा कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।